हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू केपी इक्विटी। मेरा नाम कवन पटेल है और आज हम लोग बात करेंगे लैंडिंग बिजनेस के बारे में। जी हाँ, बैंकिंग और एनबीएफसी जो कि लोन देती है, उनके बारे में हम लोग आज एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे लैंडिंग बिजनेस, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर या फिर एनबीएफसी जो लोन देती है, उसमें आप उसका बिजनेस जनरली बैंकिंग सेक्टर का दूसरे सेक्टर से काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। मतलब वन ऑफ द डिफिकल्ट सेक्टर टू एनालिसिस कंसीडर कर सकते हो बैंकिंग और एनबीएफसी को, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पैसा एक तरह से वो लोग ब्याज पे लेते हैं और आगे ब्याज पे देते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट या कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से वो लोग पैसा लेते हैं मार्केट से और आगे लोन देते हैं। ठीक है, तो उसमें पैसा किस तरह से कहाँ घूमता है, कितना आता है, कितना जाता है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जिससे अगर आप बैंकिंग और एनबीएफसी में से जो भी लैंडिंग करती है, यानी कि जो लोन देती है, वही एनबीएफसी के बारे में बात करेंगे। तो उसको आप अगर एनालिसिस करना चाहते हो या आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि कौन सी एनबीएफसी अच्छी है या कौन सी अच्छी नहीं है, तो एक फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो एनालिसिस आप करोगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। लेकिन वही फैक्टर अकेला इम्पोर्टेंट है वैसा भी नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आपका एनालिसिस अधूरा कंसीडर किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है और कैसे देखना है आपको उसे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंडिंग बिजनेस जो कि है आरओई। जी हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसके बारे में बात कर रहा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर आप ये देख लेते हो, और वो कितना होना चाहिए वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी के बेस पे आप शॉर्टलिस्ट करते हो बैंकिंग को, तो आपका एनालिसिस में बहुत सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी ये आरओई इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे आरओई का कि क्या है। कि आरओई जिन लोगों का आप में से पता नहीं है, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। अगर आप ये नहीं जानोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट डेटा मार्केट में अवेलेबल रहते ही है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ये स्टेप्स देख लेते हैं कि आरओई एक्चुअली आता कैसे है बैंकिंग में। तो जनरली दूसरे बिजनेस में क्या होता है कि सेल्स होता है, एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, और उसके बाद नेट इनकम आती है। लेकिन बैंकिंग बिजनेस में क्या होता है, उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम आती है, यानी कि जो ब्याज से पैसा लिया है और आगे ब्याज पे पैसा दिया है, वो दोनों में से जो डिफरेंस रहता है, जो अमाउंट, उसे नेट इंटरेस्ट इनकम बोला जाता है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि जो ब्याज से जो आय हुई है, वो बैंकिंग में टॉप लाइन कंसीडर की जाती है, बैंकिंग या एनबीएफसी में से जो भी लैंडिंग बिजनेस है उसमें। उसके आगे क्या होगा, उसके आगे बैंकिंग और एनबीएफसी अदर सर्विसेज भी देती है। तो उस वहाँ से जो इनकम हुई है लैंडिंग बिजनेस के अलावा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड देती है, अदर सर्विस देती है, जो भी इनकम अदर सर्विस में से जो भी हुई है, तो वो इनकम भी ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम हमको मिल जाएगी। तो टोटल इनकम मिल जाएगी, उसमें से जो बैंकिंग बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस है, यानी कि बैंकिंग ब्रांच चलाने में जो भी खर्चा होता है, सैलरीज जो भी पे करते हैं, वो सब खर्चा निकालने के बाद जो भी बचता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे, पीपॉप जिसे बोलते हैं, यानी कि प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें से आप अगर प्रोविजन निकालोगे, तो प्रोविजन पहले क्या है, तो प्रोविजन यानी कि जो भी पैसा बैंक या एनबीएफसी ने लोन पे दिया है, अगर उनको आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से अगर लगता है कि पैसा वो
वापस आना रिस्की है या रिस्क पे है या नहीं आने वाला है, तो उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, उतना पैसा साइड में रख देना पड़ता है कि इतना लोन हमारा आने वापस आने का चांसेस कम है या डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो वो प्रोविजन साइड में रखोगे आप, साइड में वो निकालोगे तो आपका नेट इनकम आ जाएगा। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर प्रोविजन निकाल दोगे तो आपका नेट इनकम आ जाएगा। अभी नेट इनकम मिल गया, यानी कि बैंक का बॉटम लाइन आप गिन सकते हो, ठीक है। अभी नेट इनकम से हमको क्या मिलेगा, तो आरओई मिलेगा, रिटर्न ऑन एसेट। तो रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या है कि नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट, यानी कि बैंक की एफिशिएंसी क्या है वो यहाँ से पता पड़ेगा आरओई से, कि जो एसेट है वो कितने एफिशिएंटली मैनेज की है बैंक में। एसेट यानी कैश लिक्विडिटी जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमको नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट आप करोगे तो आरओए मिल जाएगा। और ड्यू पॉइंट एनालिसिस के हिसाब से अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से देखो तो आरओई का फॉर्मूला क्या है कि आरओए इंटू फाइनेंशियल लेवरेज। जनरली बैंकिंग और एनबीएफसी 5 to 7 टाइम्स फाइनेंशियल लेवरेज लेके रखती है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके आरओई अगर अभी हमको सबसे इम्पोर्टेंट हमने डिक्लेयर तो कर दिया कि आरओई सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो आरओई जितना अच्छा होगा वो अच्छा होगा। तो अभी हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, तो आरओई अच्छा होने के लिए क्या क्या वो हमको चाहिए होगा। तो आरओई अच्छा होने के लिए हमको आरओए अच्छा चाहिए होगा, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट अच्छा होगा तो आरओई ऑटोमेटिक अच्छा होगा। अभी रिटर्न ऑन एसेट अच्छा होने के लिए क्या चाहिए हमको, नेट इनकम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो नेट इनकम हम लोग रिवर्स में जाएंगे वापस। तो नेट इनकम अगर आपको अच्छी चाहिए तो उसके लिए क्या अच्छा होना चाहिए और या क्या बुरा होना चाहिए। तो नेट इनकम अगर बढ़िया कैसे आएगा, जब प्रोविजन कम होगा बैंक का, तो जो बैड लोन्स या उसके चांसेस एनपी होने के चांसेस कम होंगे, वैसे ही लोन बैंक देंगी तो नेट इनकम ज्यादा आएगी क्योंकि प्रोविजन कम हो जाएंगे, ठीक है। प्रोविजन कम होंगे, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। ये सब हम लोग क्यों देख रहे हैं, आरओई अच्छा होने के लिए। तो नेट एक्सपेंसेस ऑफ बैंकिंग के कम होने चाहिए, टोटल इनकम ज्यादा होनी चाहिए। टोटल इनकम ज्यादा कैसे होगी, तो नेट इंटरेस्ट इनकम ज्यादा होगी। तो नेट इंटरेस्ट इनकम क्या से ज्यादा होगी, तो ब्याज पे ज्यादा पैसा देके तो ज्यादा नेट इंटरेस्ट इनकम होगी। तो लोन जितना लोन ग्रोथ ज्यादा रहेगा उतना नेट इंटरेस्ट इनकम रहेगा। और अदर सर्विस जितनी जो भी देते हैं उसमें से जो अदर इनकम आती है वो ज्यादा होगा, तो भी टोटल इनकम में वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो नेट इंटरेस्ट इनकम ज्यादा चाहिए, अदर इनकम ज्यादा होने चाहिए, उससे टोटल इनकम बढ़ेगी। एक्सपेंसेस कम होने चाहिए, प्रोविजन कम होने चाहिए। ये सब होगा तो आपका नेट इनकम बढ़ेगा, नेट इनकम बढ़ेगा तो आपका आरओए बढ़ेगा, आरओए बढ़ेगा तो आपका आरओई बढ़ेगा, ठीक है। तो आरओई सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अभी आरओई कितना होना चाहिए, तो जनरल प्रैक्टिस या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में हम लोग देखें तो आरओई अगर बैंक या लैंडिंग बिजनेस में जो भी एनबीएफसी है उनका हम लोग आरओई 15 से ज़्यादा हो तो हम लोग उसे अच्छा गिनाएंगे। तो अभी आरओई 15 से अच्छा होगा तो हमने देखा कि आरओई अगर अच्छा निकला तो ऊपर के सारी कंडीशन भी अच्छी तरह से मैनेज होगी, क्योंकि प्रोविजन कम होगा, नेट इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा होगी, अदर इनकम ज़्यादा होगी। तो वो सब आपका ऑटोमेटिक ये आरओई अकेला ही आपको बता सकता है सभी चीज़ें। तो ये एक फैक्टर आप देख लोगे तो ऊपर का सभी चीज़ें चांसेस है कि मैनेज हो गई होगी। तो आरओई अच्छा होगा तो ऊपर की सब चीज़ें आरओई को बढ़ाने में फेवरेबल होगी। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आपको देखना कैसे है, प्रैक्टिकली एक्चुअली कैसे देखना है। तो आप सभी जानते हो स्क्रीनर सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे आप लॉगिन कर दोगे तो यहाँ पे स्क्रीन में आपको यहाँ पे सेक्टर्स सभी मिल जाएंगे। उसमें आपको क्या देखना है, बैंकिंग सेक्टर देखना है। तो बैंकिंग सेक्टर में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सभी बैंक्स मिल जाएंगी। अभी जैसे हमने बताया कि आरओई के हिसाब से हम लोग उसको शॉर्टलिस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आरओई के हिसाब से मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया है बैंक की जो भी कंपनियां है। तो अभी आरओई के हिसाब से यहाँ पे हमने क्राइटेरिया क्या रखा है कि जनरल प्रैक्टिस 15 के ऊपर जो भी है वो अच्छी गिनी जाएगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4
5 बैंक है करंटली जो जिनका आरओई 15 से ज्यादा है। तो ये पहली 5 बैंक है जो करंटली जिनका आरओई 15 से अच्छा है। और सबसे खराब बैंक जितना नीचे जाओगे उतना वो मिलेगी, ठीक है। जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, सूर्योदय, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी बैंक, साउथ इंडियन बैंक। तो ये नीचे जितना जाओगे उतना उनका आरओई कम है, ये नेगेटिव में है ये सबका ऑलमोस्ट। तो ये कंपनियां क्यों परफॉर्म नहीं कर रही है आपको पता चल गया कि ये जो अभी मैंने नीचे से बात की कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, सूर्योदय, आरबीएल, बंधन बैंक, आईडीएफसी, साउथ इंडियन बैंक, यस बैंक, तो उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है, ठीक है। और ऊपर में है फिनो पेमेंट बैंक, सीएसबी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, सीयूबी, ये सब ऊपर से है। तो ये रैंकिंग में आप देखोगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो आरओई एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन आपको अकेले ही आरओई नहीं देखना है, बाकी पैरामीटर भी मैटर करते हैं। लेकिन आरओई अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी, जैसे हमने अभी प्रेजेंटेशन में देखा कि आरओई सिंगल इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैंक और एनबीएफसी के बारे में। अभी हम लोग फाइनेंस कंपनी के बारे में भी देखते हैं। फाइनेंस में यहाँ पे जो लोग स्क्रीनर्स पे अवेलेबल है डेटा, उसमें सभी एनबीएफसी को उन लोगों ने कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ पे आरओई के हिसाब से देखोगे तो जनरली सभी एनबीएफसी आ जाएगी जो नॉन लैंडिंग में भी है। नॉन लैंडिंग में यानी कि इंश्योरेंस बिजनेस में, म्यूचुअल फंड में, ब्रोकिंग बिजनेस में और बाकी सर्विस जो देते हैं वो भी आ जाएगी। इसमें से आपको फिल्टर करनी पड़ेगी कि लैंडिंग बिजनेस में इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो जो भी लैंडिंग बिजनेस में आप देखोगे जिनका आरओई 15 से ज्यादा होगा वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, एनबीएफसी में। और बैंक में हमने देखा, तो ये आरओई बैंकिंग सेक्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या एनबीएफसी में जो लैंडिंग बिजनेस में वही, यानी कि जो लोग लोन देते हैं वही। तो आप को आशा रखता हूँ कि इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए।